सरकार का बहुत सहयोग रहता है जी। किसानों के लिए और किसानों से पशुपालकों के लिए जो भी योजनाएं हैं छोटे कृषकों के लिए वो सरकार काफ़ी लागू करती है। परंतु उन उद्देश्यों की पूर्ति हम कभी जागरूकता के अभाव में किसान नहीं कर पाते हैं। तो उसी संदर्भ में बताना चाहूँगा जैसे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि पिटारा में बांदा से शाकिर तवस्सी। इस समय आप पहुंचे हैं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय बांदा, जहां की जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन के, जो कि मयंक द्विवेदी जी हैं। हालांकि वो एक साइंटिस्ट भी हैं और इस दिशा पे पशुपालन को लेकर के जो है अपने जनपद बांदा को, बुंदेलखंड को, देश को, प्रदेश को एक नया आयाम देने का काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें समय दिया। सर सर्वप्रथम जो है जानकारी ये चाहूँगा कि पशुपालन के लिए खासकर अपने बुंदेलखंड के किसानों के लिए क्या निर्देश जो है देना चाहेंगे आप? बुंदेलखंड के किसान और प्रदेश के किसान जितने भी पशुपालक हैं जी। जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं, पशुपालन को आज के समय में कृषि से अलग करके पशुओं को केवल ये मानना कि कृषि का हिस्सा नहीं है जी। वो करना गलत है जी। उसको कृषि के साथ जोड़ें, एक उद्यम के रूप में विकसित करें। जी। जो भी पशुपालन शुरू करें, आज ये नहीं है कि उसको हम जीवन निर्वाह के रूप में देते हैं, अभी तो आवश्यकता इसकी है कि हम उसको कैसे उद्यम के रूप में, जी। तब वो हमारे लिए एक रोजगार परक और कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली बेनिफिट हमको देगा। इसलिए आवश्यक है आज के समय में कि हम पशुपालन को भी एक उद्यम माने और उसी तरह उसको व्यापारिक दृष्टिकोण से जो है, खासकर जो है अगर पशुपालन के ही जो है संबंध में बात किया जाए तो उससे कई जो है ऐसी विधा निकलती हैं जिससे व्यापारिक दृष्टिकोण या आयाम स्थापित होते हैं। अगर हम डेयरी फार्म की बात करते हैं या पशुपालन के अंतर्गत डेयरी फार्म भी आता है, छोटे किसान जो कि अपनी मालियत के आधार पर अर्निंग कम है, उनके पास पैसा कम है, उस आधार पर वो कैसे और कैसे पशुओं का पालन करें जिनमें उनकी अर्निंग अधिक हो। जी। डेयरी फार्म को जी। दुधारू फार्म के रूप में कि दूध के रूप में जानते हैं कि भाई जहाँ दूध का उत्पादन होता है जी। ऐसे फार्म को हम डेयरी फार्म कहते हैं, जो आपने कहा। जी। तो वहाँ पर दूध हमें किन पशुओं से मिलेगा? वो बड़े पशु हैं हमारे, गाय और भैंस, जो इस पूरे क्षेत्र में काफ़ी तादाद में पाले जाते हैं। परंतु बुंदेलखंड जहाँ बैठे हुए और ये विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, यहाँ के पशुपालकों के बारे में अगर हम देखें, उनके बारे में अगर हम सोचें, तो जो छोटे हमारे पशु हैं जी, जिनको हम स्मॉल रूमिनेंट्स कहते हैं, जो भेड़ हो गई, बकरी हो गई, इनका पालन अगर छोटे पशुपालक करें, छोटे किसान करें, तो वो बजाय बड़े पशुओं के कंपैरिजन में ये उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद और फायदे का सौदा हो सकता है। जी जी जी। और इसमें लागत भी कम लगेगी, क्योंकि वही आपसे जानना चाहा मैंने कि जो छोटे किसान हैं एक्चुअली उनके पास अर्निंग नहीं है, आय के स्रोत नहीं है, तो ये छोटे पशुओं का जो है पालन करके आय बढ़ा सकते हैं। खासकर अगर बकरी पालन की बात की जाए, आपने छोटे पशुओं के संबंध में बताया, तो इसके लिए जो है क्या सरकारी किसी प्रकार से कोई संस्था के माध्यम से कोई सहयोग हो पाता है कि जो है जिसके माध्यम से किसान लेकर के जो है अपना वो व्यापार या जो है पशुपालन का रोजगार चालू कर दे? सरकार का बहुत सहयोग रहता है जी। किसानों के लिए और किसानों से पशुपालकों के लिए जो भी योजनाएं हैं छोटे कृषकों के लिए वो सरकार काफ़ी लागू करती है। परंतु उन उद्देश्यों की पूर्ति हम कभी जागरूकता के अभाव में किसान नहीं कर पाते हैं। तो उसी संदर्भ में बताना चाहूँगा, जैसे नेशनल लाइवस्टॉक मिशन की योजना पूरे भारत में चल रही है जी। और बुंदेलखंड के भी कई कृषक उससे लाभान्वित हुए हैं जी। कई पशुपालक उससे लाभान्वित हुए हैं। तो जो पशुपालक ऐसे हैं जो इसको करना चाहते हैं, एक उद्यम के रूप में अपने को विकसित करना चाहते हैं और एक रोजगार सृजक के रूप में बनना चाहते हैं कि भाई खुद ही नहीं और लोगों को भी रोजगार दें क्षेत्र में, उनके लिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन की योजना बड़ी प्रभावी हो सकती है। पहले ये योजना 1000 बकरियों के लिए, बड़े फार्म के लिए विकसित की गई थी, लेकिन जब देखा कि भाई छोटे बकरी पालकों को भी इसमें जोड़ा जाए, छोटे पशुपालकों के लिए भी जोड़ा जाए, तो 500 और 100 बकरियों के लिए भी ये योजना शुरू की गई है, जो बैंक के माध्यम से दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, इसी योजना के अंतर्गत जो है भेड़ पालन के लिए आपने जैसे बताया, तो भेड़ पालन भी क्या इसी प्रोसेस के आधार पर किया जा सकता है? अभी ये बकरी के लिए दी हाँ, गई है हाँ। योजना, अभी भेड़ पर लागू नहीं हुई है। जी। भेड़ में हम बाकी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जो छोटी योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट की हैं, बिल्कुल। प्रदेश सरकार की हैं, उनको हम उपयोगी सर जो है इस पे एक अगर जलवायु की बात की जाए, जो है अपने बुंदेलखंड की जलवायु देखा जाए तो काफ़ी शुष्क है, और इस तरीके की जो है जलवायु पे कोई व्यक्ति विशेष या कोई स्पेशल जो है कुछ आपके दृष्टिकोण से जो है पशु होते हैं या कि बाहर से होते हैं, उस पे आप लोगों ने रिसर्च किया होगा, कौन से सूटेबल होते हैं? जैसे बकरी पालन को लेकर के हमारे जो है बुंदेलखंड में जो बकरियां पाई जाती हैं, इनमें जो है अगर इनका पालन किया जाए या कोई और अन्य जो है बकरियां होती हैं क्या आपके दृष्टिकोण से? बकरियों के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जी। बकरी में जो बुंदेलखंड की एक पहचान है, बुंदेलखंडी बकरी। जी। अभी वो सरकार से रजिस्टर्ड नहीं हुई है, हम लोग प्रयासरत हैं, उस पर हम भी, हमारा संस्थान प्रयास कर रहा है, सोच कर रहा है कि ये बकरी जो यहाँ के लोकल लोग पालते हैं, काले रंग की एक बकरी होती है और बीमारियां कम लगती हैं, जितनी गर्मी होती है उतनी ज़्यादा ही ये अपना वेट गेन करती है और अच्छा इस पर प्रभाव रहता है। यहाँ की शुष्क जलवायु में जी, जी। ये जीवित रहती है और जो संसाधन हैं यहाँ फीड के, फॉडर के, हाँ। उसमें कम संसाधनों पर भी अपने को अच्छा सर्वाइव करती है। जी। तो वो बकरी हो गई। उसके अलावा कुछ बकरी जो हमारे जैसा क्षेत्र, राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र भी है, वहाँ की कुछ नस्लें हैं जिसमें झकराना है, सिरोही है, अगर उनको हम लाते हैं उनका बॉडी वेट गेन भी यहाँ पर अच्छा देखा गया है। जी। उन नस्लों को भी पशुपालक, बकरी पालक अगर अपने साथ रखते हैं तो वो भी बड़ा उपयोगी होता है। और जैसे शहरी कोई कृषक हैं, शहर में रह रहे हैं, पालक हैं, वो चाहते हैं कि हम शहर में भी कोई छोटा रोजगार शुरू करें, तो बर्बरी एक नस्ल है जी। आगरा, एटा अलीगढ़ साइड की एक, तो वो भी शहरों में पाली जा सकती है, बांध के खिलाने वाली बकरी है। अच्छा, अच्छा। बाकी नस्लें जो मैंने बताई वो तो आपको चराने की जरूरत पड़ेगी, हाँ। छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बकरी जो बर्बरी नस्ल है वो आप घर में बांध के उसको थोड़ा राशन दे के आप उससे भी अपना दूध ले सकते हैं और उसको उपयोग में ला सकते हैं। जी, जी, दूध के साथ साथ जो है ये मीट के लिए भी जो है, मांस के लिए भी जो है शेयरिंग की जा सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा सर। खासकर जो है अगर प्रबंधन, उचित प्रबंधन और जो है सरकार की जो है दिशा निर्देश के क्रम पे, जैसे आप जो है पशुपालन, यहाँ के पशुपालन विभाग के एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हमारे बांदा जनपद के लिए खासकर जो है यहाँ के किसानों के लिए क्या निर्देश देना चाहेंगे पशुपालन को लेकर के, जो है कि वो कैसे और किन निर्देशों का पालन करें जिससे हमारे किसान भाइयों का विकास हो और आर्थिक स्थिति मजबूत हो? आपके चैनल के माध्यम से सभी जो बुंदेलखंड क्षेत्र के पालक हैं, पशुपालक हैं, कृषक हैं, जो पशुपालन को कर रहे हैं या करना चाहते हैं भविष्य में, बिल्कुल, उनके लिए यही है, जैसा आपने कहा कि भाई प्रबंधन बहुत आवश्यक है। तो इंग्लिश में भी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, जी, जी। तो वो एनिमल साइंस में सबसे ज़्यादा अप्लाई होती है कि हमने अगर इनका मैनेजमेंट कर लिया तो हमें बाद में इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका प्रबंधन करना जरूरी है। प्रबंधन के 4 मुख्य आयाम हैं जी। ये 4 मुख्य आयाम, कोई भी आपके पास नस्ल हो, बकरी हो, भेड़ हो, गाय हो, भैंस हो, आप कुछ भी पाले हैं, अगर 4 तरह के प्रबंधन आप कर रहे हैं हाँ। वो बड़े उपयोगी होते हैं। जिसमें प्रथम प्रबंधन होता है नस्ल का प्रबंधन। हम जो चाहते हैं पालना, उसकी सही नस्ल क्या हम ले पा रहे हैं कि नहीं, जी बिल्कुल, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। कि सही नस्ल का हम चुनाव करें, सही नस्ल को जो उस क्षेत्र के लिए रिकमेंड है की गई है कि भाई ये रिकमेंडेड नस्ल है इस क्षेत्र के लिए, उसको पालें, बजाय सुनी सुनाई बातों पर न जाए कि कोई हमको कह दे रहा है कि भाई हमने ये फलानी नस्ल पाली थी, बड़ा अच्छा उत्पादन हुआ था, ऐसा ना करें। जो सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए या वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र के लिए बनाई गई है कि भाई ये नस्ल इस पशु की यहाँ पर ज़्यादा उपयोगी होगी, उसको पाला जाए। अच्छा, इसकी जानकारी के लिए किसान जो है कैसे सेटिस्फाई जो है वो कहाँ से जानकारी ले वो कि मुझे इस नस्ल की जो है पशुओं को जो है रखना चाहिए, पालना चाहिए, उसके लिए क्या जो है निर्देश और क्या सुझाव देंगे आप? उत्तर प्रदेश की एक पशुपालन विभाग की ब्रीडिंग पॉलिसी जारी हुई है जो हर साल, हर 5-6 साल में रिवाइज होती है। वो ब्रीडिंग पॉलिसी जारी हुई है, उसमें सब हर श्रेणी के पशु का वर्णन है कि भाई, और क्षेत्र वाइज
कि बुंदेलखंड में ये नस्ल ठीक रहेगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये नस्ल ठीक रहेगी, मध्य उत्तर प्रदेश में ये नस्ल ठीक रहेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये नस्ल ठीक है। तो हर श्रेणी के आप उसके माध्यम से पशुपालन विभाग से भी आप जानकारी ले सकते हैं। और विश्वविद्यालय के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उन कृषि विज्ञान केंद्र में हर एक एनिमल साइंटिस्ट है, एनिमल साइंस का साइंटिस्ट है, वो भी आपको बताएगा कि इस क्षेत्र में आप ये नस्ल पालें तो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी जी बिल्कुल, क्योंकि बाहर की नस्लें हम ले आते हैं, पशुपालक लाते हैं और वो उन नस्लों को पालते हैं, उसमें उनका खर्चा ज़्यादा होता है। आप उत्पादन तो देखते हो लेकिन वो उत्पादन धीरे धीरे कम होता जाता है, हमारा खर्चा उसी रेशियो में बढ़ता चला जाता है उस पशु पर। तो वो मैं आपके माध्यम से सजेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग जो लोकल नस्ल हैं जो उस क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड की गई हैं उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जिससे उसका लाभ जो है उठा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने हमारे संस्थान को समय दिया। और ये थे असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि कृषि विश्वविद्यालय बांदा के हैं, मयंक द्विवेदी जी, और इन्होंने पशुधन पर और पशुपालन पर अपने महत्वपूर्ण विचार जो है हमारे बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक देश के किसानों के लिए जो है दिए हैं। इनके निर्देश का पालन करके, पशुपालन करके किसान अच्छी तरीके से अपनी अर्निंग कर सकता है और अधिक लाभ कमा सकता है। बांदा से कृषि पिटारा के लिए साकेत दोस्ती। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।